आसाराम बापू एक ऐसा बाबा जो साल 2012 आते आते भारत का सबसे बड़ा बाबा बन चुका था। एक ऐसा बाबा जिसके चरणों में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और मिनिस्टर हमेशा पड़े रहते थे। लेकिन बाबा की एक काली सच्चाई साल 2013 में तब बाहर आती है जब एक नाबालिग लड़की हिम्मत करके अपने साथ हुए रेप की शिकायत पुलिस में दर्ज करती है। लेकिन इसके अगले ही पल आसाराम बापू के गुंडे इस केस के सभी गवाहों को जान से बांधने की कोशिश में लग जाते हैं, जिसका एंड रिजल्ट क्या होता है। इसके साथ ही हम जानेंगे कि आसाराम बापू के वो कौन कौन से इलीगल बिजनेसेस थे जिसके थ्रू वो पूरे इंडिया में ऑपरेट किया करता था, और कैसे एक बाबा बन गया एक रेपिस्ट। ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सेशन कोर्ट में 5 बार जमानत याचिका खारिज होने के बाद बाबा ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दोस्तों, जिस इंसान को हम आसाराम बापू के नाम से जानते हैं उसका असली नाम आसुमल सिरुमलानी हरपलानी है, और ये इंसान पाकिस्तान में भारत के बंटवारे के बाद 1947 में भारत आता है और ये गुजरात में जाके बस जाता है। अब 1947 के वक्त तो आसुमल की एज काफी कम थी, लेकिन 15-16 साल का होते होते आसुमल बुरी संगति में पड़ जाता है और गुजरात के अंदर शराब तस्करी की शुरुआत कर देता है। लेकिन कुछ साल के बाद ही आसुमल की मुलाकात गुजरात के एक फेमस बाबा लीला शाह बापू से होती है, जिसके साथ आसुमल कुछ सालों तक रहता है। और इस तरह से साल 1972 आ जाता है जब आसुमल अपने गुरु से अलग होकर अहमदाबाद के मोटेरा में एक अपना खुद का आश्रम खोलना शुरू कर देता है। दरअसल दोस्तों, लीला शाह के साथ रहते रहते आसाराम ये चीज बहुत इजीली समझ चुका था कि भारत में लोगों को धर्म के नाम पे बहुत ही आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। इसलिए आसुमल अपने आश्रम में धर्म की अच्छी अच्छी बातें करना शुरू कर देता है, जिससे धीरे धीरे करके आसुमल के भक्तों की संख्या लगातार बढ़ने लगती है। और इस तरह देखते ही देखते आसुमल इतना ज्यादा फेमस हो जाता है कि उसके भक्त पहले आसुमल से आशुराम और बाद में आशुराम से आसाराम बापू कह के उसे पुकारना शुरू कर देते हैं। इसके बाद 1980 आते आते ये बाबा इतना ज्यादा फेमस हो गया कि भारत के बड़े बड़े मिनिस्टर इस तक पहुंचना शुरू कर दिए, जिससे साल 2008 तक पहुंचते पहुंचते आसाराम बापू के करीब 400 से ज्यादा आश्रम, 1700 से ज्यादा बाल संस्कार केंद्र, 1400 समितियां, 50 बोर्डिंग स्कूल, 36 गुरुकुल और 1000 से ज्यादा अलग अलग टाइप के केंद्र खुल जाते हैं। और इसी तरीके से 2008 तक आसाराम बापू भारत का सबसे बड़ा बाबा बन जाता है। हालांकि आसाराम बापू के बारे में ये बात बहुत ही ज्यादा बोली जाती है कि जिन जमीनों पे उन्होंने आश्रम बनाए हुए हैं वो सरकारी जमीनें हैं और उन्हें हथियाया गया है, लेकिन इस पे कोई क्लैरिटी अभी तक नहीं है। खैर, साल 2008 में आसाराम बापू पहली बार विवादों में आते हैं क्योंकि इनके मोटेरा वाले आश्रम के पास से 2 नाबालिग लड़कियों की डेड बॉडी मिलती है। लेकिन जब गुजरात सरकार इस केस की जांच बैठाती है और आसाराम बापू और उनके बेटे नारायण साई को इसमें क्लीन चिट दे दी जाती है और सारा इल्जाम आश्रम के लोगों के ऊपर ही पर्टिकुलरली लगा दिया जाता है। और केस ये बनता है कि इस आश्रम के संचालक जादू टोना का काम करते थे, जिसकी लापरवाही से इन बच्चियों की जान चली गई। लेकिन आसाराम बापू के क्राइम कहाँ रुकने वाले थे। उनके अलग अलग आश्रमों से बच्चों की मौत की खबर आती है, जिसके बाद उनको हर बार क्लीन चिट भी मिल जाया करती है। और इस तरह से चलते चलते साल 2013 आ जाता है, जहां ये रिपोर्ट सामने आती है कि आसाराम बापू के जितने भी गुरुकुल हैं वहां पढ़ने वाली 11वीं 12वीं की छात्राएं गुरुकुल से भाग रही हैं। और साल 2008 से 2013 के बीच इन 5 सालों में 550 से ज्यादा लड़कियां इनका गुरुकुल छोड़ के भाग चुकी थीं। इन भागी हुई लड़कियों में से जो भी लड़कियां अपने पेरेंट्स तक पहुंची, उन्होंने यही बताया कि हमको आश्रम में मोलेस्ट किया जाता था, जिससे मीडिया में आसाराम की अब बदनामी होना शुरू हो जाती है। लेकिन इस टाइम पर आसाराम का नाम इतना बड़ा हो चुका था कि कोई भी उनके खिलाफ केस दर्ज नहीं करना चाहता था। इसके साथ ही पुलिस भी उनसे इतना ज्यादा डरा करती थी कि उन तक किसी का हाथ नहीं पहुंच रहा था। लेकिन अब आगे ऐसा कुछ होने वाला था जिसको आसाराम बापू ने कभी दूर दूर तक भी सपने में नहीं सोचा था। दरअसल दोस्तों, 1 साल पहले यानी साल 2012 में हरिद्वार में आसाराम बापू का एक प्रवचन होता है, जहां उसके मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा वाले गुरुकुल से 11वीं और 12वीं की कुछ लड़कियां आई होती हैं। यह आसाराम बापू की इन्हीं में से एक लड़की पर नजर पड़ती है और वो देखते ही मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, जिसके बाद वो अपनी सेविका शिल्पी को कहते हैं कि वो उस लड़की से मिलना चाहते हैं। जिसके बाद ये बात उस लड़की से जब बताई जाती है तो वो लड़की बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो आसाराम बापू को भगवान की तरह माना करती थी। लेकिन जब वह लड़की आसाराम बापू से मिलती है तब वह उनसे गलत नीयत से बातें करते हैं, जिसका एहसास उस लड़की को भी हो जाता है। इसलिए जब वो वापस अपने छिंदवाड़ा वाले गुरुकुल में आती है तो वो सबसे अलग अलग रहना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ इस लड़की के जो पिता थे वो आसाराम बापू के इतने बड़े भक्त थे कि उन्होंने अपने शहर शाहजहांपुर में लोन लेकर आसाराम बापू के नाम से एक छोटा सा आश्रम भी बनाया था। अब इधर ये लड़की अपने गुरुकुल में सबसे डिस्टेंस बनाकर रहने लगी, तभी आसाराम बापू अपनी सेविका शिल्पी को उसी छिंदवाड़ा वाले गुरुकुल में वार्डन बना के भेजते हैं, ताकि शिल्पी इस लड़की को फंसा के वापस आसाराम बापू तक ला सके। इसके साथ ही आसाराम बापू अपने एक शिवा नाम के शिष्य को फोन लगाते हैं, जो कि राजस्थान के जोधपुर में रहता था। यहाँ आसाराम अपने शिष्य शिवा को यह ऑर्डर देते हैं कि वो उनके लिए अगस्त 2013 में 9, 10 और 11 तारीख का प्रवचन का ऑर्गेनाइज कराए। वहीं दूसरी तरफ वार्डन बन के गई शिल्पी उस हॉस्टल में जाके उस लड़की से कहती है कि तुम्हारे ऊपर भूत प्रेत हो गया है
और इस जादू टोना को दूर सिर्फ आसाराम बापू ही कर सकते हैं, इसलिए तुम्हें उनसे मिलना होगा। लेकिन इसके लिए वो लड़की साफ साफ मना कर देती है, जिसके बाद उस लड़की के पेरेंट्स को कॉल करके यही भूत प्रेत की झूठी कहानी सुनाई जाती है और उसके पेरेंट्स से ये बात कही जाती है कि जोधपुर में बाबा का एक अगला प्रवचन होने वाला है, वहां पे आप अपनी बेटी को लेके पहुंचिए, क्योंकि उस लड़की के पेरेंट्स अपनी बच्ची को अकेले शिल्पी के साथ जोधपुर जाने की परमिशन नहीं दे रहे थे। जिसके बाद 13 अगस्त 2013 को ये लड़की अपने पेरेंट्स के साथ जोधपुर पहुंचती है, जहां स्टेशन पर आसाराम बापू के लोग इन्हें लेने आते हैं और फिर इन्हें आसाराम बापू के फार्म हाउस पर ले जाया जाता है। उपचार करिए बाबा जी। जहां इन्हें बताया जाता है कि 15 तारीख को आसाराम बापू इस लड़की का इलाज करेंगे। इसके बाद सीधा 15 अगस्त को आसाराम बापू की मुलाकात उसके माँ बाप से कराई जाती है। इसके बाद आसाराम बापू कुछ मंत्र पढ़ते हैं और फिर कुछ देर बाद कहते हैं कि इस लड़की के ऊपर बड़ा जादू टोना है और इसका इलाज उन्हें अकेले में करना पड़ेगा। अब यहाँ लड़की के अपने माता पिता इस चीज के लिए आपत्ति जताते हैं, लेकिन उस फार्म हाउस पर आसाराम बापू के जो सेवादार थे वो सभी लड़की के माँ बाप को ये समझाते हैं कि घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। जिसके बाद उस लड़की के माँ बाप इसकी परमिशन दे देते हैं और आसाराम बापू को और उस लड़की को एक कुटिया में अलग भेज दिया जाता है। अब जिस कमरे में आसाराम बापू उस लड़की को लेके गए थे, उस कमरे के बारे में वो लड़की बताती है कि कमरे में बिल्कुल अंधेरा था, वहां बेड को छोड़ के एक भी सामान नहीं था, इवन उस कमरे में पंखे तक नहीं लगे हुए थे। ये सब की वजह थी कि वहां पे कोई कैमरे से कोई चीज शूट ना कर सके। आसाराम बापू को ये डर था कि कोई भी उनकी रिकॉर्डिंग ना कर सके। अब जैसे ही वो लड़की आसाराम बापू के साथ उस कमरे में जाती है तो उसके साथ वो जबरदस्ती करना शुरू कर देते हैं, जिसका वो लड़की विरोध करना शुरू करती है और वो कहती है कि मैं अपने पेरेंट्स से बता दूंगी। लेकिन आसाराम बापू कहते हैं कि अगर तुमने किसी से भी कुछ बोला तो मैं तुम्हारे माँ बाप को मरवा दूंगा। जिसके बाद वो लड़की डर जाती है और चुप हो जाती है और इसके बाद आसाराम बापू उसका रेप करते हैं और कुछ इस तरीके से वो लड़की बिना कुछ बोले अपने माता पिता के साथ वापस शाहजहांपुर यूपी आ जाती है। इसके बाद अगले 2-3 दिनों तक वो लड़की चुप रहती है, लेकिन उसका सब्र टूट जाता है और वो अपने माँ बाप से सारी बातें कह देती है। जिसके बाद लड़की के पेरेंट्स से फैसला करते हैं कि अब सीधा वो आसाराम बापू के सामने ही जाके बात करेंगे। इसलिए वो लोग 20 अगस्त को आसाराम बापू के अगले प्रवचन में पहुंच जाते हैं, जो कि दिल्ली में हो रहा था। लेकिन वहां पे आसाराम बापू से उनकी कोई भी मुलाकात नहीं कराई जाती है। इसलिए अब ये लोग सीधा पास के ही पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं, जो कि सेंट्रल दिल्ली का कमला मार्केट पुलिस स्टेशन था। यहाँ ये अपनी सारी आप बीती पुलिस को बताते हैं और इस तरह से 0 FIR के तहत दिल्ली के पुलिस स्टेशन में इनका केस दर्ज कर लिया जाता है। इसके बाद 21 अगस्त को ये खबर पूरी तरह मीडिया में आग की तरह फैल जाती है, जिसके बाद आसाराम बापू अंडरग्राउंड हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस इस लड़की के केस को जोधपुर ट्रांसफर करती है, जिससे जोधपुर पुलिस उस लड़की से पूछताछ करके उन सभी लोगों का नाम पता लगाती है जो इस केस में इन्वॉल्व थे। इसके साथ ही उस लड़की का मेडिकल भी कराया जाता है, जिससे ये बात पुख्ता साबित हो जाती है कि 15 तारीख को उस लड़की के साथ रेप हुआ था। जिसके बाद जोधपुर पुलिस एक नोटिस जारी करती है कि 29 अगस्त तक आसाराम बापू को पुलिस के सामने पेश होना अनिवार्य है। लेकिन 29 अगस्त तक भी आसाराम बापू पुलिस के सामने नहीं आता है और पुलिस उसका पता लगाना शुरू करती है। जिसके बाद पुलिस को पता चलता है कि आसाराम बापू मध्य प्रदेश के इंदौर वाले अपने आश्रम में छिपे हुए हैं। जिसके बाद जोधपुर पुलिस 31 अगस्त को आसाराम बापू के आश्रम में जाती है और उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। अब इस गिरफ्तारी की खबर जब मीडिया में फैलती है तो उसमें उन लड़कियों में भी हिम्मत पैदा होती है जिनके साथ पास्ट में आसाराम और उनके बेटे नारायण साई ने गलत काम किया हुआ था। और इसी तरह से अगले 2 महीने के अंदर ही सूरत में रहने वाली 2 बहनों ने भी आसाराम बापू और उनके बेटे नारायण साई पे भी रेप के आरोप लगाया। इन बहनों में से जो बड़ी बहन थी उसने बताया कि आसाराम बापू ने 1997 से 2008 तक मोटेरा वाले आश्रम में उनके साथ रेप किया था। और इस लड़की की जो छोटी बहन थी उसने ये बताया कि नारायण साई ने साल 2002 से 2005 तक उसका रेप किया है। अब जैसे ही इन दोनों लड़कियों का भी केस दर्ज होता है, उसके बाद नवंबर 2013 में नारायण साई को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। जिसके बाद आसाराम बापू खुद जेल के अंदर बड़े बड़े ऑफिसर्स को ये बोलकर धमकाने लगता है कि वो उन सबको भस्म कर देगा। वहीं जेल के बाहर उनके गुंडे सबूतों को मिटाना शुरू कर देते हैं। केस से जुड़े हुए गवाहों पर जानलेवा हमला शुरू हो जाता है और इस तरह से केस के चलते चलते साल 2015 आ जाता है, जहां जोधपुर केस के एक की विटनेस को गोली मार के उसकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन इत्तेफाक से की विटनेस ने कुछ टाइम पहले ही अपना रिकॉर्ड पहले ही दर्ज करा दिया था। इसके अलावा रेप के वक्त आसाराम के जोधपुर वाले फार्म हाउस पर जो भी रसोइया था वो आसाराम के खिलाफ कुछ गलत गवाही न दे दे, इसीलिए आसाराम बापू के गुंडे उसे भी खत्म कर देते हैं। इसके बाद आसाराम बापू के केस के इंचार्ज और इसके साथ ही उन जज जो कि इस केस को सुनवाई कर रहे थे, उनके ऊपर भी जान से मारने की धमकी आने शुरू हो जाती है। इसके साथ ही हद तब हो जाती है जब बयान दर्ज कराने आए आसाराम बापू के फिजिशियन के ऊपर कोर्ट के अंदर ही हमला हो जाता है और वो आज तक गायब है। लेकिन इन लड़कियों को कभी न कभी तो इंसाफ मिलना ही था, इसलिए साल 2013 से जेल में बंद नारायण साई को साल 2019 में सूरत वाले केस में आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। इसके बाद आसाराम बापू भी जो साल 2013 से इस जोधपुर वाले केस में बंद थे, उनको साल 2023 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। अब दोस्तों, आसाराम बापू का ये घिनौना सच सामने आने के बाद आप सोच रहे होंगे कि अब उन पे कोई भी यकीन नहीं करता होगा,
लेकिन हकीकत कुछ और ही है। आज भी अगर आसाराम बापू के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप विजिट करें तो आपको पता चलेगा कि आज भी उनकी टीम उनके प्रवचन की वीडियोस अपलोड किया करती है, जिसे लाखों लोग देखा करते हैं और वो कमेंट किया करते हैं उनके सपोर्ट में ही। ऐसे लोगों को अंधभक्त कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि आसाराम बापू की असली सच्चाई जानते हैं, फिर भी वो उनके ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं। आज भी आसाराम बापू के लोग इन वीडियोस के जरिए आसाराम की इमेज अच्छी करने में लगे हुए हैं, जिसका कुछ लोगों पर असर भी हो रहा है। लेकिन अगर आप हमारे व्यूअर हैं तो मैं आपसे ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि आप जरूर बहुत सारे बाबाओं को आप देखिए, आप उनको फॉलो भी करिए, लेकिन आप आंख बंद करके किसी पे यकीन मत करिए। भारत एक सनातन देश है जहाँ पे बहुत सारे संत सदियों से पैदा हुए हैं, और इन संतों के अगर हम शरण में रहेंगे तो हमें जरूर बहुत कुछ अपने जीवन में मिलेगा। लेकिन आप किसी को भी ब्लाइंडली कभी भी मत फॉलो करिए, नहीं तो आसाराम बापू जैसे कई सारे लोग आएंगे और आपको वो बेवकूफ बनाते ही रहेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। आसाराम बापू के ऊपर और नए नए जो बाबा भारत में आते जा रहे हैं उनके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं, आप जरूर कमेंट ऑप्शन में लिख के बताइएगा।